गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम नीरज कुमार फ्रॉम बाबा हुमनसा सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर विकासनगर। हमने कल पढ़ा था कि अध्याय 1 नवम कक्षा का विज्ञान विषय का अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें हमने पढ़ा था पदार्थ क्या हैं, पदार्थ के कणों के गुणधर्म क्या हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं। 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस। उनके बारे में उनके अंतर पढ़े थे। इसके अलावा हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। तो उसके 2 वो थे। सबसे पहला था तापमान में परिवर्तन करके और दाब में परिवर्तन करके। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का विषय प्रारंभ करते हैं। तापमान परिवर्तन के प्रभाव, यानी कि तापमान अगर हम परिवर्तित करेंगे तो उसका प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो है, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसके जो कण हैं उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि उनकी गति अधिक होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण उनकी गति और कंपन बढ़ जाता है, और जिसके कारण जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है और उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम जब गर्म करते हैं तो उनकी गति, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जिसकी वजह से उनका क्या है, आकर्षण बल कम होकर क्या है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसी में लेते हैं, इसका है कि गलनांक बिंदु क्या होता है। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम कहते हैं गलनांक बिंदु। यानी कि किसी पदार्थ को जो हम गर्म करते हैं तो एक तापमान ऐसा होता है जिस पे वो पिघलना प्रारंभ होता है। जैसे उदाहरण है इसका कि जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जो है वो पिघलना प्रारंभ होती है और पानी में परिवर्तित हो जाती है। तो गलने की जो ये प्रक्रिया है इसे हम संगलन भी कहते हैं, या गलना या संगलन भी कहते हैं। तो एक उदाहरण है, और इस जो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उस अवस्था में जो वो तापमान है जिस पे वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है, उस तापमान को कहते हैं हम गलनांक बिंदु। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, चित्र दे रखा है, चित्र में दिखाया है कि हमने बर्फ़ के टुकड़े ले रखे हैं बीकर में, और लोहे का स्टैंड है। लोहे के स्टैंड पे एक थर्मामीटर लगा रखा है, जिससे कि हमें पता लगेगा किस तापमान पे ये, और इसे नीचे से गर्म कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं, थर्मामीटर से तापमान चेक के देखते हैं कि किस तापमान पे वो जल बनना प्रारंभ हो रहा है। तो ये कांच की छड़ है जिसे इसे हिलाने में थोड़ा सा मदद सहायता मिलती है। तो ये चित्र से हम इसमें से गलनांक बिंदु हम निकाल सकते हैं। इसी के अलावा इसमें आगे ये दूसरा आता है इसमें कि क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या है, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। यानी कि जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो एक तापमान ऐसा आता है जिस पर वो भाप बनना शुरू हो जाता है या वाष्प बनना शुरू हो जाता है। तो वो जो तापमान है उसे हम कहते हैं क्वथनांक बिंदु। जैसे जल का क्वथनांक बिंदु जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। द्रव से वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित होता है। इसके लिए भी चित्र के द्वारा हम समझा सकते हैं कि कैसे, जैसे हमने द्रव इसका चित्र बनाया था, इसी चित्र में यहाँ पे केवल अंतर इतना होगा, यहाँ पे हमने जब बर्फ़ ली थी, बर्फ़ की जगह हम यहाँ पे जल लेंगे तो उससे तापमान नोट किया जाता है किस तापमान पर जो जल है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। तो इस तरह से हमारा से पता लगता है कि हमारा जो क्वथनांक बिंदु है वो क्या है, हम निकाल सकते हैं। अब आता है कि जैसे हमने भी पढ़ा है कि 0 डिग्री तापमान पर द्रव जो है, ठोस जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। तो उस समय क्या होता है, तो जब हम द्रव को ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो एक तापमान जो 0 डिग्री तापमान हमने पढ़ा था कि जिस पे ये द्रव जो है, ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होता है, तो उस स्थिति में क्या है, ठोस का द्रव्यमान भी 0 डिग्री होता है और जल का द्रव्यमान भी 0 डिग्री होता है, परंतु ऊष्मा हमारी उसमें लग रही है। तो क्या होता है ऐसा, तो जो वह है यह कहलाते हैं गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि गुप्त ऊष्मा कि जो 1 किलोग्राम, अगर हम ठोस 1 किलोग्राम हम बर्फ़ को लें और उसे जब हम 0 डिग्री तापमान पर उसमें उसे ऊष्मा देते हैं
तो वो ऊष्मा उससे जल में परिवर्तित होती है, और वो जो जल है वो जल का तापमान भी 0 डिग्री होता है, परंतु जो ऊष्मा उसमें लगी है वो उसकी प्रसुप्त ऊष्मा होती है, जो उसे कणों पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने में सहायता करती है। इसी प्रकार से वाष्पीकरण की भी गुप्त ऊष्मा होती है। इसमें भी है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने में जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, कि वाष्प में बदलने के लिए। उसमें भी यही है कि जब हम करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो है वो जल भी है, और वही जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में भी बदल जाता है। यानी कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसका तब भी उसका तापमान जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, परंतु उस समय जो ऊष्मा दी जा रही है वो उसकी गुप्त ऊष्मा है, जो उसकी अवस्था परिवर्तन में सहायता करती है। अब आता है कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, हमने देखा होगा जैसे हम कपूर है, घर में कपूर की गोलियां होती हैं, कपूर को अगर हम खुले में छोड़ दें तो वो बिना किसी अवस्था के, बिना द्रव अवस्था में आए हुए वो लुप्त हो जाता है, यानी कि वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है ऊर्ध्वपतन। इसके बारे में पढ़ते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है, जैसे हमने यहाँ बताया है कि कुछ ये उदाहरण है, जैसे ऊर्ध्वपतन की अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर की गोली, कपूर हो गया, नेपथलीन की गोलियाँ जो हम घरों में रखते हैं, नेपथलीन की गोलियाँ बर्तन कपड़ों में या इस तरह के उसमें, ताकि उसमें से हमें स्मेल ना आए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसे अगर हम मुक्त अवस्था में भी छोड़ें तो ये सीधे क्या है, ठोस से सीधे भाप में परिवर्तित होती हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये ऊर्ध्वपतन है। अब इसके लिए उन्होंने एक चित्र बताया, उदाहरण चित्र के द्वारा बताना है। जैसे ही हमने चीनी मिट्टी की प्याली में, एक चीनी मिट्टी की बर्तन है ये, और इसमें हमने लिया है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को जब हम इसे गर्म कर रहे हैं धीरे धीरे, तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इसके ऊपर हमने क्या है, कीप को उल्टा करके रखा हुआ है, ताकि उसमें से जो भाप वो निकले। अमोनियम क्लोराइड जब जल वाष्प में परिवर्तित हो, वाष्प में अमोनियम क्लोराइड, तो वो बाहर ना जाए, और के ऊपर रुई का टुकड़ा, कीप के मुंह पे ऊपर रुई का टुकड़ा लगा दे ताकि वो बाहर ना निकले। अब क्या है, जब ये गर्म होता है तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, कोई यहाँ द्रव का निशान नहीं होता, और जब ये ऊपर जाता है थोड़ा सा तो यहाँ पे टकरा कर, क्योंकि कीप किस कुछ में है, तो यहाँ पे ये क्या है, ठोस अवस्था में दोबारा से परिवर्तित हो जाता है। तो ये है कि द्रव ठोस से ये द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, और वाष्प से सीधे फिर ठोस में परिवर्तित हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है हमारी ऊर्ध्वपतन। एक चित्र के द्वारा देखते हैं क्या क्या होती हैं। ठोस है, ठोस को जब ठंडा करते हैं, यानी कि संगलन की प्रक्रिया के बाद तो द्रव में परिवर्तित होता है, और द्रव को जब जमाते हैं, गर्म ठंडा करते हैं, और ठोस को गर्म करने पर द्रव बनता है, संगलन प्रक्रिया। और द्रव को जब गर्म ठंडा करते हैं तो ठोस में परिवर्तित होता है, जिस प्रकार को कहते हैं जमना। इसी प्रकार से द्रव को जब गर्म किया जाता है तो वो वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है, और वो गैस में परिवर्तित होता है। और गैस को जब संघनन किया जाता है, यानी कि उसे जब ठंडा किया जाता है, तो वो द्रव में परिवर्तित होता है। परंतु जो तीसरी बताई थी, ठोस से सीधे गैस बनना, ये ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया है। ठोस से सीधे गैस बनना और गैस से सीधे फिर ठोस बनना, तो ये प्रक्रिया जो है हमारी ये कहलाती है ऊर्ध्वपतन की। अब आता है दाब परिवर्तन के प्रभाव, कि दाब परिवर्तन करने पर क्या प्रभाव होता है। तो यदि तापमान घटाने पर किसी सिलेंडर में गैस को लेकर उसे संपीड़ित करें, यानी कि हम किसी सिलेंडर है हमारे पास एक, इसमें हमने एक गैस भरी हुई है, और इसका तापमान हमने थोड़ा सा घटाया, और घटाने के बाद हमने इस पर क्या है, इसे संपीड़न किया, यानी कि इसे दबाया। तो संपीड़न करने पर क्या है, इसके कण और पास पास आ जाते हैं, कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, और जो गैस है ये द्रव अवस्था में बदल जाती है। उसी तरह अगर वो थोड़ा और तापमान कम करके फिर इसे संपीड़न करें तो उसके कण और पास पास आ जाते हैं, और ये क्या है, ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो ये है कि संपीड़न करने पर इनके कणों में परिवर्तन। परंतु इसमें क्या है, तापमान को भी, इसमें ये केवल एक इतना वो है कि तापमान तो हम घटाते हैं, परंतु तापमान कम तापमानों में घटाना पड़ता है, यानी कि ताप और दाब दोनों का मिश्रण होता है। ऐसा नहीं है कि हम दाब घटा के केवल उसे ठोस गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में बदल सकते हैं।
इसमें कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान पर दाब बढ़ाकर हम इसे परिवर्तन कर सकते हैं। अब आता है वाष्पीकरण क्या है। तो वाष्पीकरण है क्वथनांक से कम तापमान पर। हमने देखा होगा, एक साधारण सी बात है कि हम किसी जल को अगर हम अपने बाहर मैदान में किसी या कहीं पर जल पड़ा हुआ है तो कुछ समय पश्चात क्या है, वो अपने आप ही वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ जाता है। अब ये ऐसा कैसे होता है, क्योंकि उसका क्वथनांक जो है वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसमें क्या है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका कारण होता है कि जो उसके द्रव के सतह हैं, द्रव की सतह बढ़ जाती है। और सतह बढ़ने के कारण क्या होता है, जब सतह बढ़ जाती है उसकी, तो उसकी वजह से क्या है, सतह के जो सिरे हैं, सतह जो है, सतह पर जो वहाँ कण हैं, सतह पर जो कण स्थित हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि जब तापमान आता है, ऊपर से ताप पड़ता है, तो कम तापमान पर इनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने पर क्या है, ये इनके बीच में आकर्षण बल कम हो जाता है और ये मुक्त हो जाते हैं एक दूसरे से और वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया है वाष्पीकरण की। जैसे इसके उदाहरण कुछ हो सकते हैं, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े सुखाते हैं तो हम उसमें जी बिना, ऐसा नहीं है कपड़े तो ऊपर से सूर्य की रोशनी हो, ऊष्मा आ रही है और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कपड़े को गर्म करती है, परंतु क्या है, उसका सतह जाते थे। तो अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, 4 कारक होते हैं। सबसे पहला है सतह का क्षेत्रफल बढ़ना, कि उसकी सतह का जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है तो वो वाष्पीकरण बढ़ जाता है। जैसे कपड़े हम डालते हैं तो कपड़ों को हम फैला के अगर डालेंगे तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। दूसरा, जैसे पानी है, अगर वो किसी तालाब में पानी है तो वो देर में सूखेगा, परंतु अगर वही पानी किसी ऐसे कम उसमें है और अधिक क्षेत्रफल उसका बढ़ा दिया जाए तो वो पानी जल्दी सूख जाता है। दूसरा, तापमान में वृद्धि। तापमान अगर वो बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। आर्द्रता में कमी। आर्द्रता यानी कि वायु जो हवा है, हमारे आसपास जो हवा है, हवा में अगर आर्द्रता कम होगी तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से जो हमारा तापमान है, वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो भी बढ़ जाएगी। और अगर आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। और चौथा है वायु की गति में वृद्धि। अगर वायु की गति बढ़ती है तो उसकी वजह से भी वाष्पीकरण हमारा बढ़ जाता है। अब आता है वाष्पीकरण से शीतलता। हमने पढ़ा है वाष्पीकरण होता है तो उससे शीतलता कैसे आती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान, वाष्पीकरण जैसे मैंने भी बताया आपको कि जो सतह है, सतह बढ़ने पर वहाँ पे जो कण हैं वो वातावरण से ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं। और जब वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तो वातावरण में जो ऊष्मा है उसका वो कम हो जाती है, वातावरण में जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। क्योंकि वाष्पीकरण में क्या है, वो ऊर्जा जब गतिज ऊर्जा बढ़ानी है तो वो क्या है, वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। और जिसकी वजह से क्या है, वातावरण में ऊष्मा की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है और वहाँ हमें शीतलता मिलती है। तो ये था। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा रह गया है, वो है तापमान, कि हम तापमान के मात्रक क्या क्या हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है तापमान के 3 मात्रक हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। हम नापते हैं। अब ये सेल्सियस, जैसे हम कहते हैं कि पानी का जो तापमान क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है जल वाष्प में बनता है। और पानी जो है ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वहीं एक केल्विन है और एक फ़ारेनहाइट है। अब इनके बीच में क्या संबंध होता है, सेल्सियस से केल्विन का संबंध। अगर जो कोई तापमान सेल्सियस में है तो उसमें अगर 273 जोड़ दिया जाए तो वो केल्विन में परिवर्तित होता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमने केल्विन में बदलना है तो 273 + 0 = 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ऐसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें भी 273 + 100 यानी कि 373। 100 डिग्री सेंटीग्रेड = 373 केल्विन। अब आता है
दूसरा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या संबंध है, तो सेल्सियस C/5 इजकल टू F-32/9। जैसे इसमें भी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका एक उदाहरण इसे सॉल्व किया है हमने। 0/5 ये कट के क्या हो जाएगा 0 इजकल टू F-32/9। अब जब ये 0 आया तो ये 9 जो भाग में है इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 0 से 9 की मल्टीप्लाई करी तो इजकल टू F-32। अब ये भी सॉल्व करके सारा कितना हो गया 0, तो ये 0 हो गया। अब ये 32 जो है 32 माइनस में से इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो F इजकल टू 32 यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपका 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसी तरह से मैंने 100 को किया है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100/5 डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा इजकल टू F-32/9। F की वैल्यू हमने निकालनी है। अब ये 9 को इधर लेके मल्टीप्लाई 20 इंटू 9 इजकल टू F-32, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 180 इजकल टू F-32 और F-32 माइनस में इधर जाएगा प्लस, तो F इजकल टू 180 प्लस 32 यानी कि इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 212, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।